Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 5, The Great Mughals. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, to watch it. बेटा हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जहांगीर से। ठीक हुई बात। जहांगीर कब से कब तक मुगल एम्परर रहेंगे? 1605 से 1627 तक जहांगीर मुगल एम्परर रहेंगे। ठीक हुई बात। जब अकबर की डेथ हो जाती है बेटे, तो अकबर के जो बेटे होते हैं, अकबर की जब डेथ हो जाती है तो अकबर के जो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है प्रिंस सलीम, वो थ्रोन को असेंड करते हैं एज जहांगीर। ये जो वर्ड जहांगीर है इसका मीनिंग होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, और ये कंटिन्यू करते हैं अकबर की लिबरल और सेक्युलर पॉलिसीज़ को। ठीक है। अकबर के बेटे का नाम प्रिंस सलीम, जो थ्रोन को असेंड करेंगे एज जहांगीर। कब से कब तक रूल करेंगे? 1605 से 1627। ये अपने पापा की जो पॉलिसीज़ होती हैं, लिबरल पॉलिसीज़, सेक्युलर पॉलिसीज़, इनके साथ ही कंटिन्यू करते हैं। मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो बेटा देखो, जहांगीर को जितना बड़ा एम्पायर मिला था, बस वो उसकी देख रेख भी अगर कर लेते ना तो भी बड़ी बात थी, क्योंकि अकबर ने बहुत बड़ा एम्पायर कार्व आउट कर दिया था। ठीक है। जहांगीर इनहेरिटेड अ लार्ज एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर जहांगीर को मिला। उसने उसे और कंसोलिडेट किया। पहले उसने अपने बेटों से जो रिबेलियन मिल रहा था प्रिंस खुर्रम से, उसे ख़त्म किया। फिर उसने मुग़ल कंट्रोल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, स्ट्रॉन्ग किया। कहाँ पर? अवध में और बंगाल में। तो जहांगीर को मिला बहुत बड़ा एम्पायर, उसने उसे और कंसोलिडेट किया। पहली बात तो उसका जो बेटा था खुसरो, उसका रिबेलियन उसने ख़त्म किया। फिर अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग किया अवध में और बंगाल में। 1630 में उसने राणा अमर सिंह को हराया मेवाड़ की। जहांगीर ने अलाउ किया उन्हें कि आप अपनी टेरिटरीज पे रूल करो, सिर्फ मुगल्स के लॉयल रहो। ठीक है। हमें कोई मतलब नहीं आपकी टेरिटरी को अक्वायर करने में, आप अपनी टेरिटरी पे इंडिपेंडेंटली रूल करो, विल नॉट इंटरफियर इन दैट, बट आपकी सुप्रीम अथॉरिटी तो मुगल्स ही होंगे और आपको मुगल्स के टुवर्ड्स लॉयल रहना है। ऐसा किससे कहा? राणा अमर सिंह से, जो ऑलरेडी मेवाड़ हार चुके थे। 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा को भी कनकर कर लिया। ठीक है। 1630 में उन्होंने डिफीट किया राणा अमर सिंह को। 20 में कांगड़ा भी उनके पास आ गया। जहांगीर ने ट्राई किया कि वो मुगल इन्फ्लुएंस को डेक्कन में भी फैलाएं। उन्होंने अहमदनगर के फोर्ट को कैप्चर किया, पर जो मलिक अंबर थे, जो मिलिट्री कमांडर थे अहमदनगर के, उन्होंने मुगल्स को अलाउ नहीं किया टू कनकर टेरिटरीज इन द डेक्कन। ठीक है। फोर्ट तो कैप्चर कर लिया अहमदनगर का, पर जो मिलिट्री कमांडर थे अहमदनगर के, उन्होंने, जिनका नाम था मलिक अंबर, उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया किसको? मुगल्स को, कि कोई टेरिटरी वो जीत लेते डेक्कन में। यहाँ पर अगर मैंने आपको कंफ्यूज किया हो तो फिर से मैं बता देती हूँ कि जहांगीर ने डेक्कन में अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अहमदनगर का फोर्ट भी जीत लिया, पर वहाँ पर मलिक अंबर जो थे, जो मिलिट्री कमांडर थे अहमदनगर के, उन्हें मुगल्स को टेरिटरीज कनकर नहीं करने दी डेक्कन में। नॉर्थ वेस्ट में जो जहांगीर थे, उन्होंने कांधार को खो दिया टू द पर्शियंस ने कांधार छीन लिया जहांगीर से। और यहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ जहांगीर को, क्योंकि जो ट्रेड रूट थे वेस्ट एशिया से आने वाले जो लोग थे, वो कांधार के थ्रू ही आते थे। तो अब तो कांधार जहांगीर के पास है नहीं, वो तो पर्शियंस के पास है। तो यहाँ पे ट्रेड का बहुत बड़ा लॉस होगा। तो बेटा इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में जो ट्रेड रूट्स थे वो कांधार से होते हुए जाते थे, पर अब कांधार पर्शियंस के पास है। तो जहांगीर को ये बड़ा नुकसान हुआ कांधार हारने से, कांधार के छिन जाने से। इंग्लिश ट्रेडर्स, जब बेटा जहांगीर रूल कर रहे थे, जहांगीर का रेन चल रहा था, मतलब जब जहांगीर रूल कर रहे थे, तो बहुत सारे ट्रेडर्स इंग्लैंड से इंडिया आए। किस लिए आए? कि भाई हमें ट्रेड कंसेशंस दो। 1612 में जो इंग्लिश थे, उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट भी सूरत में बना लिया था। सर थॉमस रो, जो एम्बेसडर थे किंग ऑफ इंग्लैंड के, उन्होंने मुगल कोर्ट को विजिट किया 1615 में। जहांगीर ने उन्हें ट्रेडिंग राइट्स और कंसेशन दे भी दिए। तो भाई जब जहांगीर रूल कर रहे थे तो बहुत सारे इंग्लिश इंडिया में आए, बोले हमें ट्रेड कंसेशन दे दो। 1612 में जो इंग्लिश थे, उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट भी बना लिया सूरत में। सर थॉमस रे जो थे, वो इंग्लैंड के एम्बेसडर थे, उन्होंने मुगल कोर्ट को विजिट किया 1615 में।
जहांगीर ने उन्हें ट्रेडिंग राइट्स और कंसेशंस दे भी दिए। नूरजहां, बेटा जहांगीर अपनी सक्सेस का श्रेय अपनी वाइफ नूरजहां को देते थे। वो जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उन पे नूरजहां की एडवाइस लेते थे। जब एक बार वो बीमार हो गए तो नूरजहां ने पूरे एम्पायर के अफेयर्स को मैनेज किया। ग्रेजुअली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई। इवन उसने अपनी नाम से कॉइन भी इशू किए, मतलब राजा रानी दोनों के नाम से कॉइन आने लगे। हिस्टोरियंस का बिलीव है कि रियल पावर तो किसके पास ही था, रानी के पास ही था, मतलब नूरजहां के पास ही था। लेटर हाफ ऑफ जहांगीर रीन, जहांगीर ने अगर रीन 14 ईयर्स किया है ना, मतलब XYZ कितने भी साल किया, तो बाद वाले सालों में जो रूल था वो किसने ही कंट्रोल किया, कौन ही रूल कर रही थी, नूरजहां। देखो 1605 से 1627 तक रूल किया, मतलब 22 ईयर रूल किया, तो समझो लगभग 11 साल रूल करने वाली थी। एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग पावर होती थी वो किसके पास होती थी, नूरजहां के पास होती थी। रियल पावर ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ जहांगीर रीन, जहांगीर रीन के लेटर हाफ, मतलब 11-11 के दो बना ले हम, तो लेटर हाफ में किसने रूल किया, एक्चुअल में जो पावर थी वो थी नूरजहां। नूरजहां का जब पावर और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो प्रिंस खुर्रम, लेटर शाहजहां, वो बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गए। मतलब उन्हें अब इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि नूरजहां हर मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं। तो नूरजहां की जो ग्रोइंग पावर थी, इन्फ्लुएंस था कोर्ट में, उसको पसंद नहीं कर रहे थे प्रिंस खुर्रम, जिन्हें हम बाद में शाहजहां के नाम से जानेंगे। जो स्ट्रगल हुआ पावर के लिए वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया 1625 में, जब जहांगीर की डेथ हो जाती है। नूरजहां भी रिटायर हो जाती हैं अपनी पब्लिक लाइफ से। क्या नूरजहां आपको किसी और विमेन की याद दिलाती है जो दिल्ली के थ्रोन पे थी 13 सेंचुरी में? हाँ, हमें याद दिलाती है किसकी, रज़िया सुल्तान की। किसकी याद आती है, रज़िया सुल्तान की। नूरजहां को देखते हुए 13 सेंचुरी की कौन सी औरत हमें याद आती है जिसने थ्रोन को असेंड किया था, वो थी रज़िया सुल्तान। ठीक है। अब जहांगीर द किंग, जहांगीर ने मुग़ल एम्पायर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। उन्होंने अकबर की सेक्युलर पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे राजपूत के साथ, राजपूत फैमिलीज़ में मैरिजेस की, मैरिड इनटू राजपूत फैमिलीज़ एंड अवॉर्डेड हाई पोस्ट टू डिजर्विंग राजपूत चीफ। जो डिजर्विंग राजपूत चीफ थे उन्हें हाई पोस्ट दी। अकबर की तरह ही जहांगीर भी पीपल्स रूलर थे। लाइक अकबर, जहांगीर वॉज अ पीपल्स रूलर। वो लोगों के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बहुत सोचता था, उनकी वेलबींग के बारे में सोचता था। सोर्सेस ये बताते हैं कि उसने चेन ऑफ जस्टिस इंस्टॉल कर दी थी आउटसाइड हिज पैलेस। अपने पैलेस के बाहर उसने चेन ऑफ जस्टिस लगा दी थी, जिसको भी कोई भी कंप्लेंट होती थी किसी भी टाइम पर अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में, अगर आपको कोई कंप्लेंट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेल को रिंग कर सकते हैं और सीधे राजा से बात कर सकते हैं। तो जहांगीर की ये बहुत बड़ी बात थी कि ये कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे कितना डिस्टर्बेंस होगा। उसने चेन बाहर टांग दी बेल के साथ, जो भी उसको बजाएगा वो सीधे राजा से बात कर सकता था। ये बहुत बड़ी बात थी बेटा, चेन ऑफ जस्टिस बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। whoever had a complaint against any of public officials, जिस भी पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में आपको कंप्लेंट करनी हो, आप बेल को रिंग कर दो, आप सीधे राजा से बात कर पाओगे। जहांगीर वेल रीड मैन था, लिटरेचर पेंटिंग का उसे बहुत शौक था। मुग़ल पेंटिंग ने जहांगीर के टाइम में एक परफेक्शन को अचीव किया। ठीक है, जिसके रिगार्ड्स में हम लेसन 10 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां को। तो शाहजहां ने 28 से 1628 से 1656 तक, 56 तक नहीं 57 तक, शाहजहां जिन्होंने 1628 से 1657 तक रूल किया। जब बेटा जहांगीर की डेथ हो जाती है तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है उनके बेटों में। जो प्रिंस खुर्रम होते हैं वो अपने भाइयों को हरा के राजा बन जाते हैं। इन्हें शाहजहां किया कहा जाता है। शाहजहां मीनिंग रूलर ऑफ द वर्ल्ड। एक था कनकरर ऑफ द वर्ल्ड जहांगीर, शाहजहां रूलर ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है। तो जहांगीर की डेथ के बाद पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। प्रिंस खुर्रम अपने भाइयों को हरा के विजयी साबित होते हैं, राजा बन जाते हैं। इन्हें शाहजहां कहा जाता है, मीनिंग रूलर ऑफ द वर्ल्ड। मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो बहुत सारे रिवोल्ट हुए शाहजहां के रीन में। जो बुंदेला राजपूत थे बुंदेलखंड के, उन्होंने रिवोल्ट किया। शाहजहां ने उस रिवोल्ट को इजीली क्रश कर दिया। नेक्स्ट रिवोल्ट हुआ डेक्कन में। शाहजहां इन्वेडेड द डेक्कन। शाहजहां ने डेक्कन को इन्वेड किया और अहमदनगर को एनेक्स कर लिया 1633 में। बीजापुर गोलकोंडा ने भी पीस ट्रीटी साइन कर ली शाहजहां के साथ, और शाहजहां को एनुअली कुछ अमाउंट देने को रेडी हो गए, एनुअल ट्रिब्यूट देने को रेडी हो गए। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया उसने डेक्कन में, और उसके बाद शाहजहां ने आर्मी भेजी बल्क और बदाख्शन। तो देखो, जब उसने डेक्कन में अपनी पोजीशन को स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर लिया, उसके बाद उसने आर्मी को भेजा बल्क और बदाख्शन। कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। इन ऑर्डर टू ऐड तैमूर्स कैपिटल समरकंद इनटू एम्पायर। भाई अब जो शाहजहां थे वो समरकंद, जो कि तैमूर्स की कैपिटल थी, उसको भी अपने एम्पायर का पार्ट बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी आर्मी को बल्क और बदाख्शन भेजा। पर ये जो कैंपेन थे ये फेल रहे। ये कभी भी कांधार को रिकवर नहीं कर पाए from the ruler of Persia. He also failed to recover Kandahar from the ruler of Persia. समरकंद तो इनके हाथों नहीं आया, वो तो एक्सपेडिशन फेल था तो था ही था, साथ ही साथ ये कांधार को भी वापस नहीं ले पाए। यूरोपियन ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखा। उन्होंने ट्रेडिंग आउटपोस्ट एस्टेब्लिश कर लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए यूरोपियन ट्रेडर्स ने। शाहजहां ने एक क्लोज वॉच रखा उनके ऊपर। जब उन्हें पता चला ये जो पोर्तुगीज़ हैं ये ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से ये एम्पायर में ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, तो अब शाहजहां को पता चलने लग गया था कि भाई ये लोग इतने तो सीधे नहीं है कि सिर्फ ट्रेड करने आए हैं, इनका मोटो तो कुछ और है ही। शाहजहां ने क्लोज वॉच रखा इनके ऊपर। जब उन्हें पता चला कि भाई ये जो पोर्तुगीज़ हैं ये ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज़ पे नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने पोर्तुगीज़ को हराया और मेड दैम ट्रेड ऑन हिज टर्म्स। कहा कि भैया अगर ट्रेड करना है इंडिया में तो मेरे टर्म्स पे करोगे, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं चलने देंगे। अब हम देखेंगे बेटा शाहजहां को एज किंग, कि शाहजहां राजा कैसे थे। तो शाहजहां जब राजा थे तो आर्किटेक्चर में बहुत ग्रोथ हुई। मुगल एम्पायर के आर्किटेक्चर ने एक नई हाइट को अचीव किया अंडर शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल आगरा में, उन्होंने शाहजहानाबाद भी बनवाया जो थी 7th सिटी ऑफ दिल्ली, और उसे अपनी कैपिटल बना लिया। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है इनके चारों बेटों में। दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श, ये 4 बेटे थे शाहजहां के। अब जो औरंगज़ेब होते हैं वो इन सबको हरा देते हैं, और इनका जो मेन राइवल होता है दारा शिकोह, उसे तो वो मार भी देते हैं। साथ ही साथ अपने पापा शाहजहां को आगरा फोर्ट में जेल में डाल देते हैं और अपने आप को राजा बना लेते हैं। मतलब औरंगज़ेब ने अपने आप को खुद राजा बनाया, अपने भाई दारा शिकोह को मार भी दिया, पापा को जेल में डाल दिया। औरंगज़ेब का टाइम चलता है 1658 से 1707 तक। लगभग 50 साल रूल किए हैं औरंगज़ेब, 49 ईयर्स। चलो, लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स की बात करें तो उसमें लास्ट में आते हैं मतलब लास्ट में नहीं आते, मतलब अब पैदा ही बाद में हुआ तो लास्ट ही होगा ना। तो ग्रेट मुगल्स में सबसे लास्ट में कौन है? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब आलमगीर, मीनिंग कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। भैया ये इन्हें पूरी दुनिया ही जीतनी थी हमेशा। औरंगज़ेब को कहते हैं आलमगीर, जिसका मतलब होता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। इसने 49 ईयर रूल किया अकबर की तरह ही। और जब औरंगज़ेब रूल कर रहे थे तो इन्होंने लगभग पूरे इंडिया के ऊपर रूल किया। औरंगज़ेब के रीन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 58 से 80 तक नॉर्थ इंडिया, फिर 81 से 1707 जब वो डेक्कन में रहे। तो औरंगज़ेब के रीन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 58 से 80-60 नहीं 60-80।
1658 से 1680 तक जब नॉर्थ इंडिया में रहे, फिर 1681 से 1707 तक ये डेक्कन में रहे। रिवोल्ट, बहुत सारे रिवोल्ट देखे औरंगज़ेब ने। जब औरंगज़ेब ने रूल स्टार्ट करना की चालू किया तो बहुत सारे रिवोल्ट हुए। नॉर्थ में औरंगज़ेब ने लैंड टैक्स बढ़ा दिया 1/3 से 1/2, मतलब आप जो भी प्रोड्यूस करोगे उसका 1/2 अब आपको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा, जो कि पहले आप 1/3 दे रहे थे। पहले आप 33.33% दे रहे थे, अब आपको 50% देना पड़ेगा। तो भैया जो जाट थे आगरा मथुरा रीजन के, जो सतनामीज थे, बुंदेलास थे, वो रिवोल्ट में खड़े हो गए कि भैया इतनी मेहनत करने के बाद आधा हम टैक्स में दे दें, ऐसा क्यों। जो मोस्ट पावरफुल रिवोल्ट हुआ वो राजपूत्स ने किया, सिख ने किया और मराठास ने किया। औरंगज़ेब का ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी तो इस टाइम में ही लग गई कि वो कैसे इन रिवोल्ट्स को क्रश करे। वो एम्पायर के डेवलपमेंट के बारे में सोच पाता, वो तो सेकेंडरी था। प्राइमरी तो था ये जो छोटे छोटे रिवोल्ट हो रहे थे, इसके उल्टे सीधे डिसीजंस के कारण उनको कंट्रोल करना। डेक्कन पॉलिसी, जो औरंगज़ेब था उसने 26 साल डेक्कन में बिताए। वो चाहता था मराठास को पूरी तरह क्रश करना और अपनी पोजीशन को डेक्कन में स्ट्रेंथन करना। आप औरंगज़ेब और शिवाजी के कन्फ्लिक्ट को चैप्टर 11 में पढ़ोगे। औरंगज़ेब ने एनेक्स किया बीजापुर को 1686 में, गोलकोंडा को 1687 में, पर ये जो कॉन्क्वेस्ट थी वो औरंगज़ेब को कोई फ़ायदा नहीं दे पाई, क्योंकि आप बेटा एक जगह बैठ के इतने फार एरियाज़ तक तो कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले फ़ोन और नहीं होते थे, टेलीग्राफ नहीं होता था, नेट नहीं था, तो इतने फार एरियाज़ को एक जगह बैठ के कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। मुगल्स केम फेस टू फेस विथ मराठास। औरंगज़ेब ने ट्राई किया कि वो मराठा पावर को पूरी तरह ख़त्म कर दे, पर वो कर नहीं पाए। पर जब ये उसने रियलाइज़ कर दिया कि मराठा उनके पावरफुल एनिमी हैं, तो उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की, इतना जानने समझने के बाद भी, कि यार हमारा इतना बड़ा कोई कॉम्पिटिटर है, चलो हम उसके साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, पीस ही मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा भी ट्राई औरंगज़ेब ने नहीं किया और फाइनली उसकी एम्पायर वीक हुई। किसकी? मुगल की। जो डेक्कन पॉलिसी थी औरंगज़ेब की वो फेलियर रही। वो कभी भी मराठास को हरा नहीं पाया। कंटिन्यूअस मराठास को हराने के चक्कर में अपनी खजाने को खाली करता रहा और उसके शोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा मर गए इस चक्कर में। पर औरंगज़ेब का जो लॉन्ग एब्सेंस था नॉर्थ में, उसे साउथ में तो कुछ नहीं मिला, वो तो छोड़ो, पर नॉर्थ में क्योंकि ये एब्सेंट रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन सफ़र किया। रिवोल्ट्स चैलेंजिंग द मुगल अथॉरिटी ऑल्सो ब्रेक आउट। बहुत सारे नॉर्थ में रिवोल्ट होने लगे जो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे। हाउएवर कुछ ज़्यादा हाथ में कभी औरंगज़ेब के आया नहीं, पर ठीक है, एक अच्छे टाइम तक इसने रूल किया। चलो अब डिस्कस करेंगे कैसे मोहम्मद बिन तुगलक और डेक्कन पॉलिसी जो थी औरंगज़ेब की वो सेम लगी। तो बेटा मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसी पगला था, दिल्ली छोड़ के कैपिटल शिफ्ट कर रहा था, ठीक है, दौलताबाद में। वैसे ही औरंगज़ेब भी थे कि जब नॉर्थ तुमसे प्रॉपर संभाला नहीं जा रहा तो तुम डेक्कन में क्यों आ रहे हो, इतनी फार टेरिटरीज को क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जिनको तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो एक सिमिलैरिटी थी, दोनों ही पागल थे, औरंगज़ेब भी और मोहम्मद बिन तुगलक भी। अब औरंगज़ेब एक राजा कैसा था? तो जो औरंगज़ेब था बच्चा बहुत ही ऑर्थोडॉक्स था, गॉड फियरिंग मुस्लिम था, मतलब अपने अल्लाह से डरता था। जो तू पहले इसके पहले जो मुग़ल एम्परर थे उनकी तरह ये बिल्कुल भी नहीं था। इसने अपने लाइफ स्टाइल को बहुत सिंपल रखा, कभी भी बहुत कॉस्टली रोब्स नहीं पहने, कभी गोल्ड सिल्वर के वेसल को यूज़ नहीं किया। ही इवन स्वीड कैप्स एंड कॉपीड ऑफ कुरान टू सेल। ये खुद घर में बैठ के कैप्स सिलता था, कुरान की कॉपीज़ को सिलता था, सो दैट ही कुड अर्न मनी फॉर हिज यूज़, सो दैट ही कैन हैव सम मनी फॉर हिज यूज़। ट्रेजरी से, खजाने से ये पैसा अपने यूज़ के लिए नहीं रहता था, तो ये औरंगज़ेब का एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जिंदा पीर, कि सेंट की तरह जीवन जीता था। औरंगज़ेब बहुत ही शॉर्ट साइटेड रूलर था, ज़्यादा दूर का सोच नहीं पाता था। इसने अकबर की पॉलिसी जो थी टॉलरेंस की उसको छोड़ दिया, बहुत अनपॉपुलर हुआ। इसने जजिया को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। जो पॉलिसी थी औरंगज़ेब की, इसकी वजह से जो एम्पायर था उसका बहुत डिक्लाइन होने लग गया। अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ इवेंट्स। तो ऐसे बिलीव किया जाता है कि रानी जिंदन और इम्पोर्टेंट नॉबल्स ने पहले इंस्टिगेट किया आर्मी को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है, मतलब शुरुआत सिख ने की, अभी ब्रिटिशर्स ने नहीं की बेटा, सिख ने की थी।
उस टाइम में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग्स, तो उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और जो सिख थे वो हार गए। ठीक है, अब हम रिजल्ट की बात करें, क्या रिजल्ट हुआ इस वॉर का, तो वो था ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसे साइन किया ब्रिटिश ने और लाहौर दरबार ने मार्च 1846 में। जो टर्म थी इस ट्रीटी की वो ये थी कि बहुत बड़ा एरिया सिख का किसके कंट्रोल में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, द टर्म ऑफ द ट्रीटी लेफ्ट द सिख वीक, सिख को बहुत कमज़ोर कर दिया इस ट्रीटी की टर्म्स ने। 2/3 जो सिख किंगडम था इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ कश्मीर, वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश के हाथ में आ गया। ब्रिटिश लेटर सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा चीफ। डोगरा चीफ था जिसका नाम था गुलाब सिंह, ब्रिटिशर्स उसे वो कश्मीर बेच देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में उन टेरिटरीज़ को बेच रहे हैं भाई जो उनकी है ही नहीं, सोचो ज़रा। तो जब ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो उससे सिख बहुत वीक हो गए। 2/3 टेरिटरी जो सिख की थी इंक्लूडिंग कश्मीर, वो ब्रिटिशर्स के पास में चली गई। ब्रिटिशर्स ने कश्मीर खुद नहीं रखा, गुलाब सिंह को बेच दिया जो कि डोगरा चीफ थे। ठीक है, चलो, जो ब्रिटिश रेसिडेंट था वो स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी के साथ पोस्ट कर दिया गया लाहौर में। एक और ट्रीटी साइन हुई एक इसी साल में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग रानी जिंदन को रिमूव कर दिया गया उनकी पोस्ट से, और जो ब्रिटिश रेसिडेंट था उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी आ गई पूरे पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो होता है 1848 से 1849, एक ही साल चलेगा बच्चा। ये जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है ब्रिटिशर्स का टुवर्ड्स रानी जिंदन, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लीज़ कर देता है सिख को। सिख ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी रानी के साथ ऐसा बिहेवियर हो, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल पंजाब में बढ़ता ही जा रहा था। सिखों को ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर उनकी रानी के साथ जो बिहेवियर हुआ वो भी पसंद नहीं आ रहा था। और ब्रिटिश दूसरी तरफ बहुत एनेक्शियस थे कि भैया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पंजाब को अक्वायर करना है। डलहौजी अब तक नए गवर्नर जनरल बन के आ चुके थे इंडिया में, वो भी बहुत इम्पीरियलिस्ट थे। वो सिंपली ये देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से बिल्कुल एक कदम में मैं पंजाब को एनेक्स कर लूँ। 1848 में नंबर ऑफ रिवोल्ट्स हो गए कहाँ पर, पंजाब में, और इससे लॉर्ड डलहौजी को अपॉर्चुनिटी मिल गई टू इंटरफेयर इन पंजाब। ठीक हुई बात। तो सिख तो परेशान थे ही, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि भाई हमारी रानी के साथ हमारी टेरिटरी में इतना इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स के का हो, हमारी रानी के साथ इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर वो करें। और ब्रिटिश भी चाहते थे जल्दी से जल्दी पंजाब उनका हो जाए। तो जो डलहौजी थे, जो नए गवर्नर जनरल थे, बहुत ही इम्पीरियलिस्ट इंसान था, तो इसने भी बोला यार किसी भी तरीके से मुझे भी पंजाब को कंट्रोल करना ही है। 1848 में बहुत सारे रिवोल्ट हुए पंजाब में, और इससे अपॉर्चुनिटी मिल गई डलहौजी को टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ पंजाब। अब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो बेटा जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ वॉज द लास्ट वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। ये लास्ट वॉर था, जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ, ये लास्ट वॉर था जो ब्रिटिशर्स ने लड़ा इंडियन फ्रंटियर्स में फॉर द एक्सटेंशन ऑफ देयर एम्पायर। एम्पायर के एक्सटेंशन के लिए सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने कोई वॉर नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। तो ब्रिटिशर्स ने टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए जो लास्ट वॉर लड़ा वो कौन सा था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। जो डलहौजी थे उन्होंने पंजाब आर्मी को डिफीट किया और किंगडम को एनेक्स कर लिया 29 मार्च 1849 को। अब हम लोग देखेंगे बेटा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एम्पायर है उसे डिवाइड कर दिया था प्रोविंसेस में, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। और जो डिवाइडेड प्रोविंसेस थी उन्हें क्या कहा जाता था, सूबास, और हर सूबे का होता था गवर्नर। ठीक है, ईच सूबा वॉज हेडेड बाय गवर्नर, जिसे हम कहते थे सूबेदार। ठीक है बात। तो प्रोविंसेस में पूरा एम्पायर डिवाइडेड था, प्रोविंसेस को सूबा कहते थे, सूबे में होता था गवर्नर, जिसे उस टाइम में क्या कहा जाता था, सूबेदार। वो लिंक की तरह काम करता था प्रोविंस और रूलर के बीच में। प्रोविंस के जो लोग हैं और जो रूलर है उनके बीच में ये गवर्नर, ये सूबेदार एक लिंक की तरह होता था। हर सूबा फिर डिवाइडेड था सरकार्स में, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर हर सरकार डिवाइडेड था परगना में। तो जैसे आज
इंडियन यूनियन की अगर हम बात करें तो इंडिया डिवाइडेड है स्टेट्स में, स्टेट डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है तहसील में, तहसील डिवाइडेड है विलेजेस एंड सिटीज़ में। इसी तरह उस टाइम में भी पूरा एम्पायर डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को कहते थे सूबा, सूबा डिवाइडेड था सरकार्स में, सरकार डिवाइडेड थे परगना में, और परगना में बहुत सारे विलेजेस आते थे। ठीक है बात, बस नाम अलग है, सिस्टम वही था। अ परगना कंसिस्टेड ऑफ मेनी विलेजेस। जो कोतवाल हुआ करता था वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, पुलिस वाले काम भी करता था और सिविल ड्यूटीज़ भी निभाता था, क्रिमिनल्स को पकड़ता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, उसे लिस्ट मेंटेन करनी पड़ती थी अपने एरिया में रहने वाले लोगों की, एंड कीप चेक ऑन वेट एंड मेजर्स। जितने भी वेट और मेजर्स मार्केट में यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखो, जितने भी लोग आपके एरिया में रह रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ। इसका जो ऑफिस था उसे कोतवाली कहा जाता था। अ टर्म दैट इज़ इन यूज़ इवन टुडे, कोतवाली आज तक यूज़ होता है बेटा, बहुत सारी जगह यूज़ होता है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बच्चा जो लैंड था और ट्रेड था, ये दो मेन सोर्स होते थे रेवेन्यू के। मतलब आज हमारी गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स, जीएसटी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, दुनिया भर के सोर्सेज हैं, पर उस टाइम में दो मेजर सोर्स हुआ करते थे, लैंड रेवेन्यू और रेवेन्यू ऑन ट्रेड। दो सोर्स हुआ करते थे रेवेन्यू के। अकबर था, उसने बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए रेवेन्यू सिस्टम में। राजा टोडरमल जो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया टोडरमल्स बंदोबस्त। ठीक है, अकबर ने रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए। ठीक है, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था वो था टोडरमल, और जो टोडरमल ने जो रेवेन्यू सिस्टम बनाया उसे कहा गया टोडरमल्स बंदोबस्त। इस नए सिस्टम में लैंड को प्रॉपरली पहले मेजर किया जाता। पहले मतलब टोडरमल के पहले जो लैंड थी वो रोप से मेजर की जाती थी, पर रस्सियाँ ठंडियों में सूखने के कारण श्रंक हो जाती थी, और जब गीली होती थी तो वेट हो जाती थी, इसलिए मेजरमेंट प्रॉपर नहीं होता था और मेजरमेंट यूज टू चेंज। बार बार जब आप मेजर करोगे तो आपको रिजल्ट एक जैसा नहीं मिलता था। तो टोडरमल ने एक नया डिवाइस बनाया जहाँ पर एक रॉड बनाई। वो रॉड किससे बनी होती थी? बम्बू से, बम्बू रीड से वो रॉड बनी होती थी जिसको ज्वाइन किया जाता था आयरन रिंग्स। जैसे ये आयरन रिंग्स होंगी, ये इस तरीके से एक नया ही मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट बना लिया टोडरमल ने। अब लैंड को बहुत एक्यूरेटली मेजर किया जाने लगा उस इंस्ट्रूमेंट से जिसको बनाया था, डिवाइस किया था टोडरमल ने, जिसमें बैम्बू रीड्स को ज्वाइन किया जाता था आयरन रिंग से। मेजरमेंट के बाद लैंड डिवाइड की जाती थी तीन कैटेगरी में, गुड, एवरेज और बैड। रेवेन्यू फिक्स होता था अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। कुछ ज़मीनों पे देखना आप कुछ भी ग्रो कर दो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, और किसी किसी ज़मीन पे आप कुछ भी ग्रो कर लो कुछ भी ग्रो नहीं होता है। तो ज़मीनों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, गुड, एवरेज और बैड। रेवेन्यूज़ के अकॉर्डिंग ही उनके ऊपर इम्पोज किया जाता था। 1580 में एक सिस्टम आया था जिसका नाम था दशाला। इस सिस्टम में क्या होता था बच्चा, जो भी एवरेज प्रोड्यूस होती थी 10 साल की और जो एवरेज प्राइस होते थे 10 साल के, उन्हें कैलकुलेट किया जाता था और उसके बेसिस पे टैक्स दिया जाता था। 10 साल में कितना प्रोड्यूस हुआ, 10 साल में उस पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस क्या रहे, इन दोनों को प्रॉपरली मैनेज करने के बाद, असेस करने के बाद रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। जनरली जो 1/3 था वो होता था रूलर का शेयर। बेटा जो राजा होते थे वो इंटरनल ट्रेड को भी प्रमोट करते थे, ओवरसीज ट्रेड को भी प्रमोट करते थे। इंडिया एक्सपोर्ट करता था उस टाइम में टेक्सटाइल, स्पाइसेस। मतलब ये आज से नहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं बेटा, बहुत टाइम पहले से ही एक्सपोर्ट किए जाते थे। अकबर के टाइम पे भी ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। इंडिगो, साल्टपीटर, चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप। तो हम हमारे कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इंडिगो, साल्टपीटर, इनको यूरोप, सेंट्रल एशिया, चाइना भेजा करते थे। आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? जो मुग़ल थे उन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मनसब का मतलब होता है रैंक या पोजीशन। जो मनसबदार होता था उसके पास एक रैंक होती थी, उसकी रैंक डिटरमिन होती थी उसकी सैलरी से और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एक मनसबदार को कौन सी रैंक दी जाएगी वो डिपेंड करेगा उसकी सैलरी और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी से। मनसबदार की रैंक थी वो दो चीज़ों में डिवाइड थी। द मनसबदार रैंक वाज डिवाइडेड इनटू टू। जो मनसबदार की रैंक थी वो दो चीज़ों में डिवाइडेड थी, एक थी जट और दूसरी सवार।
तो जो पहला जाट की बात करें तो ये होते हैं नंबर ऑफ़ शोल्जर्स, कितने शोल्जर्स उसने रख रखे हैं, और सवार मतलब कितने घोड़े उसने रख रखे हैं, ठीक है? उसे कितने शोल्जर्स मेंटेन करने को कहा गया, उसे कितने हॉर्सेस मेंटेन करने को कहा गया, इन दोनों पे बेस्ड होता है था क्या? उसकी रैंक। जो जाट की रैंक होती थी वो 10 से 10,000 तक होती थी। 10 से 10,000 तक, मतलब आप 10 शोल्डर से लेके 10,000 शोल्डर तक मेंटेन कर सकते हो। पर जनरली जो 5,000 या उससे ज़्यादा शोल्डर्स को मैनेज करते थे, ऐसी मनसबदारी या ऐसा एरिया सिर्फ़ किसको दिया जाता था? प्रिंसेस को ही दिया जाता था। ठीक हुई बात, मतलब हाई रैंक में जो मनसबदार होते थे वो स्पेशली कौन ही हुआ करते थे? प्रिंस। जो सैलरी होती थी मनसबदार की वो फिक्स की जाती थी कैश में। इट वॉज पेड बाय असाइनिंग हिम जागीर, उसे एक जागीर दे दी जाती थी। एक्चुअल में वो जागीर, जैसे इसकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो जो जागीर दी जाएगी इसको, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का अमाउंट कितना ही होता था? 10,000 रुपये। मतलब ये सैलरी मुझे आपको देनी है, तो इस सैलरी के बदले मैंने आपको जागीर दे दी, क्योंकि यहाँ से 10,000 रुपये भैया आप टैक्स के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उस जागीर से, और उस मनी को कलेक्ट करके वो हाउस होल्ड के खर्चे भी निकालेगा और अपने ट्रूप्स को भी पे करेगा, हॉर्सेस के लिए प्रॉपर फूड वगैरह अरेंज करेगा। बेटा यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है ईयरली सैलरी एक मनसबदार एक्स की, तो ये आप लोग करेंगे, उसमें कुछ भी मेरे बताने जैसा नहीं है। अब जो मनसबदार एक बार बन जाते थे उन्हें प्रमोट भी किया जाता था, डिमोट भी किया जाता था, उनका ट्रांसफ़र भी हो जाता था। और ये इस सब करने का जो काम था, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी थी, वो किसकी थी? एम्परर की। अगर एम्परर किसी मनसबदार से खुश होता तो उसे प्रमोट कर देता, किसी से खुश नहीं होता उसे डिमोट कर देता, उनका यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी कर देता था। इसकी जो रैंक थी वो हेरिडेटरी नहीं होती थी बच्चा। एक बार मनसबदार की डेथ हो जाए तो जो जागीर होती थी वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, उसके बेटे को ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं होते थे, हेरिडेटरी पोजीशन नहीं थी। अगर इस सिस्टम को हम कंपेयर करें फ़िरोज़ शाह तुगलक के सिस्टम में, तो हमें अकबर के टाइम का मनसबदारी सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होती। अगर ऐसी हाईएस्ट पोजीशन को भी हम हेरिडेटरी बना देंगे ना बच्चा, तो यहाँ पर करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब आपको पता है कि आपको किसी भी मनसबदारी, किसी भी जागीर से दूसरी जागीर में ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होके काम करोगे, क्योंकि आपके बाद कोई जागीरदार आएगा, वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, तो राजा को लगेगा आप कहीं फ्रॉड कर रहे थे। आपसे कम करेगा तो राजा को तो भी पता चल जाएगा कि भैया पहले वाला मनसबदार अच्छा था, पहले वाला जागीरदार अच्छा था, अब वाला तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू उस एरिया से कलेक्ट कितना कर रहा है पर हमें तो कम ही दे रहा है। तो भई ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के कंपैरिज़न में अकबर का सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। हम अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। जो लार्ज आर्मी राजा मेंटेन करता था उसके लिए खर्चा कहाँ से ही निकलता था? लैंड रेवेन्यू से। जो रेवेन्यू ऑब्टेन्ड होते थे एग्रीकल्चर से, उससे लार्ज आर्मी मेंटेन की जाती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव अपार्टस, अनकीप ऑफ किंग्स, नॉबल्स एंड जागीरदार्स, मतलब राजा के जितने भी खर्चे होते थे नॉबल्स के, जागीरदार्स के, वो टैक्सेस के थ्रू ही पूरे होते थे। सारे रूलर ट्राई करते थे कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, हम और लग्ज़रियस लाइफ जिएँगे। लोन्स दिए जाते थे पीजेंट्स को कि वो एग्रीकल्चर टूल ले लें, अच्छा सीड लें। जो रूलर होता था वो एनकरेज करता था किसानों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे कल्टीवेशन करो। अगर आप ज़्यादा लैंड पे कल्टीवेट करोगे तो हम थोड़ा बहुत आपको टैक्स में छूट दे देंगे। और जो राजा होता था वो लोगों से बोलता था, मतलब किसानों से बोलता था, तुम ज़्यादा ज़मीन पे कल्टीवेशन करो, जितनी ज़्यादा ज़मीन पे तुम कल्टीवेशन करोगे, जो नई ज़मीनें तुम कल्टीवेशन के अंदर लेके आओगे, उस पे कुछ सालों तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो सबसिस्टेंस लेवल में ही जी रहे थे बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग उनकी नहीं थी, क्योंकि 1/3 टोटल प्रोड्यूस का तो वो एम्परर को ही दे देते थे, और बाद में ये 1/2 तक हो गया, औरंगज़ेब ने इसे 1/2 तक कर दिया था। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आती तो रेवेन्यू या तो माफ़ कर दिया जाता, या उसे थोड़ा बहुत कम कर दिया जाता था, या पूरी तरह रिटर्न ऑफ, मतलब पूरी तरह माफ़ कर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत कम कर दिया जाएगा। जो पीजेंट्स थे उनके हेरिडेटरी राइट हुआ करते थे ज़मीन के ऊपर। दे कुड नॉट बी एविक्टेड एज़ लॉन्ग एज़ दे पेड द रेवेन्यू, जब तक वो रेवेन्यू पे करते रहेंगे उन्हें उनकी ज़मीनों से निकाला नहीं जाता था।
पर जब जैसे जैसे रेवेन्यू की डिमांड बढ़ने लगी तो बहुत सारे जो किसान थे वो लैंडलेस हो गए, उन्हें अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। वो दूसरों की ज़मीनों पे जाके काम करने लगे, ज़मींदार वगैरह की, जहाँ से उन्हें क्या मिलने लगे? वेजेस। इससे अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसीज आएंगी लेटर्स ईयर्स में, जिनको हम क्लास 8th में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।